हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि आपकी इंग्लिश की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वॉइस से संबंधित है, वो आप लोगों के सामने आज ले आया हूँ। मेरे बच्चों, यूँ तो सबसे अधिक प्रश्न टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब और आर्टिकल से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वॉइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि आपके जीवन के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, समय जाया ना करके, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। फिर से सुनिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आपको जी जान लगाकर मेहनत करना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जाइएगा, क्योंकि इससे 2 से 4 इजी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। और मेरे बच्चे, जो बॉल रडार में आए उसे छक्का मारे बिना छोड़ना नहीं है ना। तो आइए हम समझते हैं वॉइस। वॉइस से सबसे बेसिक जानकारी समझिएगा कि वॉइस है क्या। तो वॉइस कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा चीज है कि वॉइस का अर्थात क्या है कि सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब क्या है, ये वही वाली बात हुई कि किसी भी तरीके से घूम फिर कर बात सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर ही आती है। क्या है, फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, किसी भी अर्थात सामान्यतः किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। कौन? सब्जेक्ट। कौन जिम्मेदार होता है? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोहन सिंह सा सॉन्ग। मेरे बच्चे, मोहन सिंह सा सॉन्ग, इसमें मोहन गाना गाता है, लेकिन अगले ही वाक्य में देखिए, ए सॉन्ग इज सैंग बाय मोहन। मेरे बच्चे थोड़ा और ध्यान देना, इसमें मोहन गाना गाता है, इसमें मोहन डायरेक्ट काम कर रहा है, लेकिन अगले ही वाक्य में मेरे भाई इसमें मोहन परोक्ष रूप से कार्य कर रहा है। कार्य तो मोहन के द्वारा ही किया जा रहा है, काम तो मोहन पर ही, मोहन ही कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मोहन है। और लेकिन पहले वाक्य में मोहन सिंह से सॉन्ग में मोहन डायरेक्ट कार्य कर रहा है, ये वाक्य ये बता रहा है कि मोहन डायरेक्ट रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन उसके अगले ही वाक्य में ये दिख रहा है कि मोहन इनडायरेक्टली रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार दोनों काम में ही दोनों वाक्यों में जिम्मेदार कौन है कार्य के लिए? तो अपना मोहन। मोहन मोहन। आइए आगे हम लोग समझते हैं, एक और वाक्य लेके चलते हैं। अच्छा, एक एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ संग होगा, बाय मिस्टेकली आई रिटन सैंग। ओके, मोहन सिंह सर सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सब बतलाऊंगा कि सर इसमें ये कैसे बना दिए, कैसे बना दिए। तो ज्यादा सोचना नहीं है, मैं हूं ना, डोंट वरी। ओके, व्हाई टू फियर व्हेन गुलशन राणा इज हियर। एक चीज आगे समझेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कविता writes a letter। कविता writes a letter। ये एक वाक्य है जिसमें कविता, जिसका हिंदी हुआ कविता पत्र लिखती है। हमारे बुआ लोग कविता जो पत्र लिख रही है, इसमें आप इसी को समझ सकते हैं कि ये जो पत्र है कविता डायरेक्ट लिख रही है। यहाँ जो काम हो रहा है ये पूरा दिख रहा है कि कविता कर रही है, लेकिन इसी चीज को अगर किसी और रूप में लिखा जाए, जैसे ए लेटर इज रिटेन बाय कविता। अब देखिए, दोनों वाक्यों में काम कविता ही कर रही है, परंतु पहले वाक्य में ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि कविता प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है, लेकिन दूसरे वाक्य में ऐसा लग रहा है कि कविता अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार है। लेकिन पहले वाक्य में ऐसा लग रहा है कि कविता डायरेक्टली रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार है, और यही इसे ही मेरे बच्चों, इसे ही वॉइस कहा जाता है। हम आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप कमेंट में मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, या कल ऑफलाइन क्लास में आकर के चीजों को बताइए। मेरे बच्चों, आगे समझते हैं
वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे बच्चे वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? पहला होता है बेटा आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। फिर से, पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है मेरे बच्चे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है या कर्ता प्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर समझिएगा क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है या प्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तब उस सब्जेक्ट को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि मोहन सिंह है सॉन्ग, इसमें मोहन प्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मेरे बच्चे ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है। इसी में जो हम लोग एक और एग्जांपल लिखे हैं, कविता राइट्स अ लेटर। इसमें भी कविता प्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए जिम्मेदार होते हुए प्रदर्शित हो रही है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कविता राइट्स अ लेटर भी एक एक्टिव वॉइस है। व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट कविता राइट्स अ लेटर इज आल्सो ए एक्टिव वॉइस। कविता राइट्स अ लेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगला पे आते हैं। पहला है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें किसी क्रिया का असर, मेरे बच्चों किसी क्रिया का असर सब्जेक्ट पर पड़ता है, या फिर यूं ऐसा कह सकते हैं कि कार्य के लिए कर्ता परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, इनडायरेक्टली रूप से जिम्मेदार होता है। ऊपर के दोनों एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझ पाए हैं। जैसे मोहन सिंह के सॉन्ग जो एक्टिव वॉइस हुआ, उसका पैसिव क्या था? ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन, जिसमें मोहन अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जिम्मेदार था कार्य के लिए। वैसे ही कविता जो पहले वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी कार्य के लिए, वही दूसरे वाक्य में कविता परोक्ष रूप से जिम्मेदार थी। तो यहां से हम लोग एक चीज क्लियर हो गया कि मेरे बच्चे ये ऊपर वाला सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और नीचे वाला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। उसी प्रकार से ये कविता वाली सेंटेंस पहला एक्टिव वॉइस में है। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस है ना, समझ रखना। और पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, समझे? तो एवी एक्टिव वॉइस और पीवी मेरे बच्चों पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट बनता है कि सर एक्टिव को पैसिव में कैसे बदले, अब पैसिव को एक्टिव में कैसे बदले? थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी रुको, थोड़ा सब्र करो, अब समझो। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये है क्या कि एक्टिव को पैसिव में बदलना है, सब चाहता है, लेकिन पॉइंट पढ़ो कि किस प्रकार का वाक्य पैसिव में बदला जा सकता है। मेन मुद्दा तो ये है। अब समझने वाली बात क्या है कि हर प्रकार का वाक्य एक्टिव से पैसिव और पैसिव में नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें एक शर्त है। क्या? वैसा वाक्य जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो वैसे ही वाक्य। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, तनका एडजस्ट कर लेना बचवा सब मेरा, है ना, मेरा प्यारा बच्चा सब है। आप देखो इधर, वैसे वाक्य जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होता है वैसे ही वाक्यों को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। अब बात ये उठता है कि सर ये एक्टिव वॉइस क्या है, बात ये उठता है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, मैं फिर समझाता हूं आपको। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वैसा कार्य जिसका किसी दूसरे वस्तु या ऑब्जेक्ट पर असर पड़े, वैसा क्रिया। फिर से पकड़िएगा, वैसा क्रिया, दोज वर्ब्स, है ना, वैसा क्रिया जिसका असर किसी दूसरे सेंटेंस पर या किसी दूसरे वाक्य पर या दूसरे वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर पड़े, तब उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या सिंपल भाषा में समझो कि अगर हम लोग किसी वाक्य में अगर कोई क्रिया हो और यदि उस वाक्य से दो सवाल पूछे, जैसे क्या और किसको, अगर उसका उत्तर आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। जैसे कि उसने गेंद फेंका, है ना, तो किसने गेंद फेंका? तो किसने फेंका? तो उसने फेंका, है ना। किसको फेंका? तो गेंद को। किसको फेंका? गेंद को। क्या किया? तो फेंका।
क्या का उत्तर? फेंका। और किसको? तो गेंद को। तो फिर समझो मेरे बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब किसका उत्तर देता है? क्या और किसको को। तो अगर क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि आपका क्या है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कविता पत्र लिखती है। देखिए इसमें कविता क्या करती है? तो लिखती है। किसको लिखती है? तो पत्र को लिखती है कि नहीं? तो इसका उत्तर मिला कि नहीं मिला हमको? किसको लिखती है? तो इसमें अगर आगे भी लगता है कविता पत्र श्याम को लिखता है तो ये भी हो सकता है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं आप लोग? समझना ही बहुत इंपोर्टेंट है कि नहीं? अगला देखिए, सतीश अपने शिक्षक की प्रशंसा करता है। क्या करता है? तो प्रशंसा करता है। किसका करता है? तो सतीश अपने शिक्षक का। उत्तर मिला। तो यहां से हम लोग क्या समझे मेरे बच्चे कि ये जो फेंका का इंग्लिश होता है थ्रो, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए वर्ब का दूसरा रूप थ्रू लिखे हैं। दूसरा कविता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे ये हो गया लिखना, और अगला हो गया प्रशंसा यानी कि प्रेज। तो इन तीनों शब्दों में हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं मेरे बच्चे कि ये तीनों कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है मेरे बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद समझिएगा, उसका बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है मेरे बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? जैसे रेलगाड़ी समय पर पहुंचा है। अब देखो ध्यान से समझना, इसके रेलगाड़ी के समय पर ना बेटा, इसमें अगर आप क्या और किसको पूछिएगा ना तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन रेलगाड़ी समय पर पहुंचा है, क्या? उत्तर नहीं। किसको? उत्तर नहीं। तो जो ऐसे क्रिया होते हैं जो क्या और किसको का जवाब नहीं दे पाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या लेके चलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब लेके चलते हैं। और सिर्फ दूसरे लैंग्वेज में क्या, थोड़ा स्पेशल लैंग्वेज में, कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट पर असर नहीं पड़ता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट पर असर नहीं पड़ता है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है ना? अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के बाद अब हम लोग वॉइस के मेन पार्ट पर पहुंचेंगे। वो मेन पार्ट क्या है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी अब आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए सीखते हैं। देखो जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है? माना एग्जाम नजदीक है, लेकिन कंसेप्ट से समझिएगा। तो एग्जाम तो आने जाने का है, 12th हमेशा के लिए खत्म नहीं हो रहा है। 12th खत्म अभी हो जाएगा, लेकिन फिर आगे का कंपटीशन का तो एग्जाम आएगा, और वहां भी तो ये टॉपिक है। इसलिए मन लगाकर दिल से पढ़िएगा, ताकि दोबारा चीजों को सिर्फ रिवीजन करना पड़े, फिर से उस चीज को उसी तरीके से समय देकर पढ़ना ना पड़े। क्लियर है ना? चलिए आइए समझते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। तो सबसे पहले देखो, अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? जो सब्जेक्ट, हाँ क्या बता रहे थे मेरे बच्चे कि अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, है ना, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बहुत समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। फिर जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल है कविता राइट्स अ लेटर। पहले भी हम लोग एग्जांपल पे देखे थे। इसमें कविता क्या है? सब्जेक्ट। कविता क्या है? सब्जेक्ट। और राइट्स वर्ब है, लिखना। काम क्या होता है? काम क्रिया होता है। तो राइट्स क्या हो गया? वर्ब। और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? कविता राइट्स अ लेटर, ये क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव किए हैं तो आप देखो यहां जो लेटर है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, वो आपका सब्जेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? सब्जेक्ट हो चुका है। यानी ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट हो गया, जो वर्ब अपने ही जगह पर है, रूप अलग हो गया है, और कविता ऑब्जेक्ट हो गया है। यानी जो कविता ऑब्जेक्ट हो गई है, सॉरी, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, और जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? ये पहला नियम है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। क्या? कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? अब आगे समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये तो हमेशा गांठ बांध करके ही रखिएगा अपने साथ। क्या? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब कैसा? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कैसा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है?
आगे समझिए। अब आते हैं एक पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सामान्यतः बाई का यूज किया जाता है। क्या? सामान्यतः बाई का यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग एक बाई लगाए हैं, ठीक है। तो मन में तो यहाँ बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि बाई कैसे लग गया, यहाँ पहले वर्ब 1 था, यहाँ वर्ब 3 कैसे आ गया। तो ये नियम का एक रूप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए आगे समझते हैं। क्या? पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सामान्यतः बाई का यूज किया जाता है। पॉइंट पकड़िए आगे। टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस बनता है। मेन बात ये है, क्या? टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस बनता है। जैसे जैसा टेंस होगा उस हिसाब से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो क्या है? उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप एक्टिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर समझिए, जो कि नॉर्मली आप याद करते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा हम लोग वर्ब यूज करते हैं। चाहे वो वर्ब यूज करे, एक वर्ब 1 यूज किया या वर्ब 5 यूज करे। देखिए यहां देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चे, अभी हम लोग देखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे बच्चे, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल समझिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जैसे मैथ में सूत्र होता है वैसे ही ग्रामर में भी सूत्र होता है बाबू। बस यही है कि तनका ये आसान होता है, तनका हार्ड होता है ना? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका क्या बदल जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब फिर से समझो बात, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से इज और एम या आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इहो में एगो भैया आता है जो बड़ा स्पेशल है, बड़ा स्पेशल, जैसे घर का छोटका बेटवा सबके तरह स्पेशल, एकदम उसी के जैसा। जैसे वो आता है आपका आई के साथ हमेशा एम में लगता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ना? ये बात समझ में आ गया आपको? आइए, जैसे अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, अब आइए सॉरी एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, अमित सिंग्स अ सॉन्ग। अमित सिंग्स अ सॉन्ग। तो मेरे बच्चे एक पॉइंट पकड़ो यहाँ पर कि जो अमित है, अमित सब्जेक्ट है। अमित क्या है? सब्जेक्ट। सबसे जरूरी है समझना है सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे? आप वाक्य से कौन प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अमित सिंग्स अ सॉन्ग, अमित गाना गाता है। अरे कौन गाना गाता है? तो अमित गाना गाता है। तो अमित आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अमित हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, चूंकि तुमको हम बताए हैं कि ये बात बताया है कि एक्टिव वॉइस में परिवर्तन किसका हो सकता है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब में आप क्या और किसको पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चे आप इससे पूछिए, अमित सिंह से सुन, अमित क्या करता है? तो अमित गाना गाता है। अमित क्या करता है? गाना गाता है। तो मेरे बच्चों सिंग्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। और क्या गाता है? तो गाना। तो सॉन्ग क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो बेटा स्ट्रक्चर के अनुसार जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट। तो देखिए सॉन्ग क्या था? पहले ऑब्जेक्ट था, वो बाद में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि ए सॉन्ग, यानी अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहां आ गया ए सॉन्ग। अब तुमको पता है कि जैसा जैसा बेटा आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आपका सॉन्ग। सॉन्ग कैसा है? तो सॉन्ग सिंगुलर हो गया, एक गाना यानी सिंगुलर हो गया। इसीलिए उसके साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? इज। तो ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग इज। और देखो यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना है। किसका? तीसरा। वर्ब क्या है बच्चा? आपका सिंग है। सिंग का तीसरा रूप क्या होगा? सिंग, सैंग, संग। सैंग हो गया वर्ब का दूसरा रूप, और संग हो जाएगा वर्ब का आपका तीसरा रूप। तो मेरे बच्चों ए सॉन्ग इज संग बाय अमित। ए सॉन्ग इज संग बाय अमित। तो ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, ये हो गया आपका वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। है ना आसान? बहुत आसान है बेटा, समझिए। एक हो गया। एक और आपको मैं सेंटेंस कराता हूं। वी एडमायर हर। वी एडमायर हर। वी मतलब वी एडमायर हर। आप वाक्य पूछिए,
कौन एडमायर करता है? तो वी, हम लोग। तो वी क्या हो गया बेटा यहाँ पर? वी हो गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा। तो प्रशंसा आपका वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। और किसका करते हैं? किसका प्रशंसा करते हैं? तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी यानी हर। और ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आगे समझेंगे, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट आपका, तो ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लगाएंगे तो मेरे बच्चे एक चीज याद रखिएगा, हर जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव है, और जब इसको हम लोग सब्जेक्ट करेंगे तो इसका हर का सब्जेक्ट सी होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ हर को जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं तो यहाँ पर सी हो गया है। क्या हो गया? तो ये रहा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब कि सी हो गया तो उस हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और मेरे बच्चे ने आपको मैं बता चुका हूं, है ना, कि सी क्या है? सी के सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। तो सी इज। और उसके बाद क्या? वर्ब का आपका तीसरा रूप। तो एडमायर का तीसरा रूप आपका हो गया एडमायर। तो ये रहा आपका वर्ब। एडमायर क्या हो रहा मेरे बच्चे? आपका वर्ब रहा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अस क्या हो गया? अस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। था ना सा? और वाक्य में वॉइस बहुत आसान है और बहुत मजेदार है। हालांकि आप लोग का आज यहीं तक क्लास रहने देता हूं। और हाँ सुनो, यार 2 क्वेश्चन दे रखा हूं होमवर्क के रूप में, है ना, इसको कमेंट में आंसर करके जाइएगा। ठीक है ना? और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में इसका आगे का पार्ट लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।